हम बाउंड्री डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, ये वाली चीजें डिस्क्राइब करे जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे फ्लो में जाएगा ये सारी चीजें। अब हम 1.4 पे आ गए हैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वी ऑल डू द वर्क and know it as activity that requires muscular or mental effort. The muscular effort typically involves pulling or pushing or lifting object. In each of these, when we exert a force on a body, such as the body moves from one place to another, that is, it gets displaced, we say work has been done. Greater the displacement, more the work. If, however, there is no displacement, there is no work. ये चीज़ हम अंडरलाइन करेंगे, एक सेकेंड। For example, suppose you start pushing a wall. There is no work, irrespective of the force applied to the wall, as the wall does not move. These examples on mechanical work can be used to give a definition of work. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वर्क बहुत तरीके से करा जाता है। मस्कुलर वर्क भी होता है, मेंटल वर्क भी होता है। मेंटल वर्क क्या होता है? जो अभी हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा दिमाग खबर है, ठीक है, दैट इज अ मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क क्या होता है? जो मस्कुलर वर्क होता है, हमने एक चेयर पुश करी, पुल करी, हमारी मेहनत लगी। अभी यहाँ पे एक और चीज मैंने अंडरलाइन कर दिया, विच इज कॉल्ड, अगर कोई चीज हिलती ही नहीं है तो उसका मतलब है कि काम हुआ ही नहीं। एक काम को होने के लिए एक चीज का हिलना जरूरी है। अगर मैं दीवार पे धक्का मारने लगूं तो दीवार तो नहीं हिलेगी। इसका मतलब है वहां पे रिगार्डलेस मैंने फोर्स अप्लाई किया है, मैं दीवार पे धक्का मार रही हूँ, ठीक है, मैं दीवार पे धक्का मार रही हूँ, दीवार नहीं हिल रही लेकिन, बट मैंने धक्का तो मारा, मैंने फोर्स तो अप्लाई करी, बट हम ये नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। वर्क इज नॉट डन इन दिस केस। Let us see the consequence of applying a force in the example given below. We find that the application of force causes an increase of kinetic energy in the object. Thus, there is a transfer of some kind of energy from the person to the object. This kind of energy is called work. Now, एक आदमी ने धक्का मारा दीवार पे, इसे हमने वर्क का, क्योंकि कुछ काइंड ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, which is called kinetic energy, but कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि दीवार हिल नहीं रही है। Therefore, we may define work as a transfer of energy via force. What is work? Work is transfer of energy via force. You may see the figure given below the margin that the force applied on the block as it moves a distance s. वर्क का फॉर्मूला तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा ना, F into displacement, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे वर्क होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों चीजों के बिना वर्क हो ही नहीं सकता। तो इतना ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो। अरे वाह, यहाँ पे दिया भी है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यहाँ पे वर्क कैसे होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अगर कोई चीज डिस्प्लेस नहीं करती तो हम ये मानते ही नहीं है कि वर्क उस पे हुआ है। There can be transfer of energy from an object also. Suppose an object is in motion and a person slows down by applying force in the opposite direction of the motion. In such case, kinetic energy of the object would decrease. An equivalent amount of energy will be transferred from the object to the person. We say negative work किसे कहते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहाँ पे फोर्स दे रही हूँ इस डायरेक्शन में, बट मैं इसे यहाँ पे रिटार्डेशन दे रही हूँ। मैं यहाँ पे इसे फोर्स तो दे रही हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर रही हूँ जहाँ पे इसे रिटार्डेशन दे रही हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ दे रही हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जितनी फोर्स है यहाँ से कट जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाती है। इस ऑब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं गति थी, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये नेगेटिव वर्क है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये तुम याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। However, in the thermodynamic process, we get more specific when we define work. A quantity of energy that flows across boundary of a system by means of force
a change in its initial and completely convertible into lifting of mass. Work appears, यहाँ पे ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि work appears only at the boundary of the system, and second, it appears only during the change in the state. एक work boundary of a system पे act करता है, वहां पे दिखता है, और it appears या फिर work दिखता है जब एक सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। या तो किसी सिस्टम का स्टेट चेंज हो, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर वो चेंज हो, तब हम कहेंगे कि एक वर्क हो रहा है, या फिर उसकी बाउंड्री पे अपीयर हो जाएगा कि वर्क हो रहा है। क्योंकि अगर हम, ये फोन का कवर है, अगर मैं इसे फोर्स दूं, ये बेंड हो रहा है, वर्क हुआ है इस पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है। ठीक है, दस का यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, ये भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डेफिनेटली आएगा। अब हीट के बारे में पढ़ता हूँ। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट। हीट इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। हीट इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। सपोज वी टेक टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, हम दो बॉडी लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, एंड ब्रिंग देम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब हमने दो बॉडी ली है अलग अलग टेम्परेचर की, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने इन्हें कॉन्टैक्ट पे लाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में ना एनर्जी का आदान प्रदान होगा, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर हम, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही थी, मैं ठंडा पानी लाई थी, बट कमरा तो गर्म है, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस पंखा चल रहा है। मैं फ्रिज का ठंडा पानी लाई थी विच वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, बट रूम का टेम्परेचर इतना गर्म था कि बॉटल का पानी और सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर हुआ है। एक एग्जांपल दिया जो तुम लोग पढ़ सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। Further decrease is due to the loss of heat during the mixture in the surrounding, which are assumed to be at lower temperature, such an energy transfer that take place between at a temperature difference is called as heat flow. जब किसी दो चीजों के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, अगर एक चीज बर्फ है, एक चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, अगर हम इन दोनों को साथ में रख दें, तो जो हीट और एनर्जी का आदान प्रदान होगा, इसे कहेंगे हीट फ्लो। हीट फ्लो हुई है, हीट ट्रांसफर हुई है, एंड एनर्जी सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हीट। और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसे क्या कहेंगे? एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थर्मोडायनामिकल डेफिनेशन दी हुई है हीट की, कि a heat is a form of exchange at the boundary between the system and its surrounding by virtue of a difference in temperature between them and flows from point to higher। हाँ ठीक बात है, एक जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे मूव करती है, जैसे एक ऑस्मोसिस होता है, वैसे ही हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आती है। यू शुड टेक note of two important aspect of the definition। फर्स्ट इज, यहाँ पे बताया कि डेफिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट हीट अपीयर्स ओनली एट बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हीट बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम पे अपीयर होती है, एंड सेकेंडली हीट अपीयर्स ड्यूरिंग द चेंज। नाउ ये दोनों पॉइंट आपके गोल्डन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, सो इट्स यूनिट हीट की एनर्जी क्या होती है? जूल, क्योंकि वो भी एक टाइप की एनर्जी की है। We should note the heat is an algebraic equation of magnitude as well as the sign। heat पॉजिटिव होता है जब एनर्जी ट्रांसफर, जब सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी जाती, जब एक सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट जाती है तब हीट पॉजिटिव होती है। जब एक सिस्टम हीट
लूज करता है सराउंडिंग में, तब हीट नेगेटिव हो जाती है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कराया है, एक सेकेंड, ये रहा। अगर सिस्टम के अंदर हीट आ रही है सराउंडिंग से तो हीट पॉजिटिव है, अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो वो नेगेटिव हीट फ्लो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट इज सेड टू बी नेगेटिव इन आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स शुरू होता है तो दिमाग खोल के बैठना। यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। Suppose we transfer a certain amount of heat Q to a system, its temperature would increase by certain delta T. So the temperature of the system to be increased to a certain value, delta Q is the quantity of heat must be equal. ऐसा कुछ है नहीं इसमें। Q is heat capacity. Heat capacity क्या होता है? Amount of heat required to raise temperature or decrease the temperature. Q क्या है? Q is the amount of heat required to raise or to decrease the temperature of the equation. ये क्या है? Q equals to C delta T. अब डेल्टा टी को हम टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, बट ऐसे याद कर लो, ज्यादा फीजिबल है। अब यहाँ पे C क्या है? C रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी। C है, C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे और तरीके से तोड़ मोड़ के इक्वेशन बनाने दिखाइए, ये हमारे काम की नहीं। आगे बढ़ते हैं। Heat capacity C of a given system is defined as the amount of energy. जैसे मैंने ऊपर बताया, heat capacity is known as amount of heat needed to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius. ये बहुत ही important लाइन है, इसको याद रख लेना, ये बहुत important है। Its units are joule per Kelvin or joule per Celsius. It is observed that the quantity of heat required to raise the temperature of a given mass of a substance by a certain value depend on its nature. अब जब हीट रिक्वायर्ड करते हैं, जब हमें हीट की रिक्वायर्ड है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ना, टेम्परेचर हम कैसे बढ़ाएंगे, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वो नेचर पे डिपेंड करती है कि सामान किस तरीके का है जिसका हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Further, the transfer of heat to a system can be done under different condition. If the transfer of heat is done under the condition of constant volume, अगर constant volume के अंदर टेम्परेचर हीट दी गई है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, then heat capacity is known as heat capacity at constant volume, CV कहते हैं फिर उसे हम। and if the transfer, और अगर ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हुआ है तो हम उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो उसमें तो कुछ याद करने वाला भी नहीं है। यहाँ पे है, let us take two balls of copper having different masses. These would require different amount of heat to raise the temperature by a certain value, let's say 1 Kelvin. That is, these would have different heat capacities. These sound ambiguous. The two balls of same material have different heat capacities. In fact, it is due to the difference in their masses. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने दो कॉपर की बॉल ले ली हैं तो इन दोनों का जो हीट कैपेसिटी होगा ना, वो डिफरेंट होगा। अब ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि मैडम, आप तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि जब मटेरियल दोनों बॉल्स का सेम है तो इनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये वाली बॉल छोटी है, ये वाली बॉल बड़ी है, इनके मास पे भी हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। मटेरियल सेम है तो मास तो डिफरेंट है। Therefore, it is convenient to define the quantity of heat capacity per unit mass or specific heat capacity. इसलिए हम हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द कॉरस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी आर नोन एज मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये बात इतना याद रखने वाली नहीं है, ये बस एक बार आंखों के सामने से निकाल के चले जाना। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल दे रखा है। 20.70 किलो जूल ऑफ हीट was supposed to 5 mole of water at 25 degrees Celsius and the temperature of the water increased by
ये फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर है 80 और ये इनिशियल टेम्परेचर है 25। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का क्या था, Q इक्वल्स टू C डेल्टा T, ठीक है। अब हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है। हीट कैपेसिटी क्या था, C हो गया Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे Q सीधा सीधा दिया है, T हमें फाइंड कर लिया, अब हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल तो इजी है, ये कर लेना। The value of Cp and Cv for a given solid liquid system are not much different. However, these gaseous systems, the difference in their value is significant, and for an ideal gas, it is to be given as for. ये वाली इक्वेशन याद है, इम्पोर्टेंट है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यह है हीट कैपेसिटी एक मोल सब्सटेंस के लिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी at a constant volume for 1 mole of substance is equals to R है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। R गैस कांस्टेंट को कहते हैं, ये हमने 10th में ही पढ़ा था, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब हम आ गए हैं SAQ5 पे। SAQ5 पे हम पढ़ते हैं 0.5 mole of an ideal gas is taken into a container at 298 Kelvin. By what amount, give units as well, would its heat capacity at a constant pressure be more than its heat capacity at constant volume? बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है, अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है 0.5 मोल, 0.5 मोल। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है। हीट कैपेसिटी Cv एंड Cp के बारे में बात हो रही है यहाँ पे जी। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस में क्या होता है, अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, अभी हमने ऊपर भी ये पढ़ा है, बट ये पर यूनिट मोल है। पर यूनिट मोल कैसे लेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू N इंटू R, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 0.5 इंटू 8.314, ऐसी यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। आंसर है 4.157 किलो जूल, सॉरी जूल पर केल्विन। ये क्या कहते हैं, ये इसका ध्यान रखना तुम लोग, ये वाली SI यूनिट्स का, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। Ideal gas is taken into a container at 298 Kelvin. By what amount, give units as well, would its heat capacity at a constant pressure be more than its heat capacity at constant volume? बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है, अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है 0.5 मोल, 0.5 मोल। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है। हीट कैपेसिटी Cv एंड Cp के बारे में बात हो रही है यहाँ पे जी। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस में क्या होता है, अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, अभी हमने ऊपर भी ये पढ़ा है, बट ये पर यूनिट मोल है। पर यूनिट मोल कैसे लेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू N इंटू R, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 0.5 इंटू 8.314, ऐसी यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। आंसर है 4.157 किलो जूल, सॉरी
जूल पर केल्विन। ये क्या कहते हैं, ये इसका ध्यान रखना। तो